हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्टेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए, लास्ट टाइम हमने स्पाइनल और इनवर्स स्पाइनल हमने डिस्कस कर लिया था, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी जो आपके पास टॉपिक है वो है आपका स्टेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट। For example, crystal field theory model can also be used to account for the stability of particular oxidation state. In aqueous solution, cobalt plus 3 is unstable. क्या बोल रहा है कि अगर आपका कोबाल्ट वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो कॉम्प्लेक्स आपका अनस्टेबल हो जाएगा। हाउ? देखिए यहाँ पे, वी अंडरस्टैंड बाय कंसीडरिंग द रिलेशन बिटवीन CFSE एंड रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ से क्वेश्चन वैसे थोड़ा रेयर आता है, पर आता है तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आएगा। क्या होगा कि आपके पास कॉम्प्लेक्स दिए होंगे, कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, और आपको रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया होगा, और आपने रिडक्शन पोटेंशियल का यूज़ करके कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ठीक है। सो जैसे अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और जब ये वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है और आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, तो ई नोट वैल्यू जो रिडक्शन पोटेंशियल उसका वैल्यू है 1.84 वोल्ट। जब EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो वैल्यू हो जाती है 1.56, यानी कि वैल्यू कम हो गया आपका। ऑक्सालेट के साथ वैल्यू और कम हो जाएगा 0.84, और इथिलीन डायमीन के साथ वैल्यू हो जाता है -1.9, -0.19। ओके। सो यहाँ पे अगर आप वैल्यू देखें तो आपका वैल्यू जो है वो कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है। और वैल्यू कंटिन्यूसली कम क्यों होता जा रहा है, आप इसको थोड़ा सा एक लीगेंड फील्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से भी बता सकते हैं, बिकॉज वाटर इज अ वीक फील्ड लीगेंड। EDTA उससे स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ऑक्सालेट EDTA से भी स्ट्रॉन्ग है, और इथिलीन डायमीन आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है यहाँ पे। ओके। सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होगा, वो उस केस में आपका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही कम होगा। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आपके पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, जहाँ पे स्टेबिलिटी आपकी वैसे ही ज़्यादा होती है। ठीक है। सो क्वेश्चन अगर आपके पास आए एग्जाम में रिडक्शन पोटेंशियल के थ्रू, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा, उस केस में आपका जो स्टेबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली आपका सबसे ज़्यादा हो जाएगा। सो डाउन द ग्रुप अगर आप यहाँ देखें तो CO+2 की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ रही है, कि आपका जो CO+3 में है वो स्टेबल होता जा रहा है डाउन द ग्रुप। एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज द decreasing order of reduction potential. Now, decrease of reduction potential means the increase of relative stability of cobalt +3 complex compared to that of the cobalt +2 complex. Thus, the decrease of reduction potential ease of oxidation फ्रॉम कोबाल्ट +2 टू कोबाल्ट +3। देखिए, रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा है। ठीक है। सो द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ ई नोट वैल्यू रफली द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। सो यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से भी बता सकते हैं, कि जहाँ पे आपका लिगेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, उस केस में आपका स्प्लिटिंग ज़्यादा हो जाएगी, गैप बढ़ जाएगा। गैप बढ़ जाने से आपका क्या हो जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, पेयरिंग एनर्जी कम हो जाएगी, और स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। सो यहाँ पे इथिलीन डायमीन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, अगर ऑक्सालेट, ऑक्सालेट के बाद आएगा EDTA, और EDTA के बाद आपके पास आ जाएगा वाटर। सो यहाँ पे आपने याद रखना है कि ई नोट जो है, ई नोट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। जैसे आपको कॉर्नर में यहाँ दिखा है, छोटा सा लिखा हुआ है मैंने, दैट ई नोट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। जहाँ पे लिगेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ई नोट ऑटोमेटिकली वहाँ पे कम हो जाएगा, और जहाँ पे ई नोट कम होगा उस केस में आपका रिडक्शन पोटेंशियल कम, मतलब वहाँ पे आपका स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो जैसे अगर आपके पास कोबाल्ट +2 है, तो वहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, T2G5 Eg2, और आपके पास CFSE हो जाएगी 0.8 डेल नॉट। बट जब वो आपका पेयरिंग में जाएगा, कोबाल्ट +3 कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका टोटल इलेक्ट्रॉन, सॉरी, अगर कोबाल्ट +2 में ही है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि T2G6 हो, Eg1 हो, लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। यहाँ पे T2G5 Eg2 क्या है, आपका हाई स्पिन देन लो स्पिन, और अगर कोबाल्ट +3 में जाता है तो Eg में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, और आपके पास T2G6 रह जाएगा, जहाँ पे आपकी CFSE वैल्यू हो जाएगी 2.4 डेल नॉट। ओके। सो यानी कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, उतना ही ज़्यादा आपका स्टेबिलिटी होगा, रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही वहाँ पे कम हो जाएगा। सो
नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, सो विद द इंक्रीज ऑफ लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ कोबाल्ट +3 बिकम मोर स्टेबल देन कोबाल्ट +2. CFSE इज द ओनली वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू डिटरमाइन ई नोट. अदर फैक्टर भी होंगे यहाँ पे लाइक एंट्रोपी फैक्टर, चिलेट फैक्टर, पाई बॉन्डिंग इफेक्ट ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द ई नोट वैल्यू. सो द टर्म रफली वी कैन से दैट जितना ज़्यादा ई नोट होगा CFSE वैल्यू उतनी ही ज़्यादा आपकी कम हो जाएगी. ठीक है, और अगर आपका ई नोट ज़्यादा है तो CFSE कम हो जाएगा, CFSE ज़्यादा है तो ई नोट आपका कम हो जाएगा, और जितना ई नोट कम होगा आपका स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा हो जाएगा. तो अगर आप यहाँ पे देखें तो कोबाल्ट +3 T2G6 में CFSE बहुत ज़्यादा है 2.4 डेल नोट, यानी कि इस केस में ई नोट की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी. और ई नोट अगर आपका कम हो जाएगा यानी कि कोबाल्ट +3 जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा एज कंपेरिजन टू कोबाल्ट +2 के. ठीक है, और ई नोट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ की. ई नोट ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है दिमाग में कि ई नोट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी के. जहाँ पे ई नोट की वैल्यू ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी वहाँ पे उतनी ही कम हो जाएगी. ठीक है, सो ई नोट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल CFSE, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन पावर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है मेरिट ऑफ CFT हमने डिस्कस कर लिया. तो अब मेरिट क्या थे CFT के, क्या क्या फायदा. सबसे पहला स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी. सो द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, जो कलर फेनोमिना है वो एक्सप्लेन किया था आपके CFT ने. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया था CFT ने कि कब मेरा जो कॉम्प्लेक्स है वो डायामैग्नेटिक होगा, कब आपका कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा. ठीक है, 3D के अंदर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कहाँ पे आएगा, जहाँ पे अनसिमेट्रिकल फिलिंग होगी T2G की, दैट इज 1245 का नंबर हमने याद किया था कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में क्या होगा, T2G में अगर 1245 नंबर बन रहा है तो वहाँ पे आपका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद हमने वहाँ पे ऑक्टाहेड्रल साइड प्रेफरेंस एनर्जी भी डिस्कस की थी कि कब आपके कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल बनाएंगे, कब आपके कॉम्प्लेक्स जो है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जाएगा. कि अगर आप CFSE कैलकुलेट करें वहाँ पे ऑक्टाहेड्रल साइड प्रेफरेंस एनर्जी अगर वो आपका नेगेटिव वैल्यू आता है तो नेगेटिव आ रहा है तो ऑक्टाहेड्रल में जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो आपकी टेट्राहेड्रल में जाएगी. ठीक है, लास्ट जो हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लास्ट वाली वीडियो में किए थे लेक्चर नंबर 25 में, तो वहाँ पर भी एक इसी तरह से कॉम्प्लेक्स था, क्वेश्चन था कि निकल +2 जो है वो आपका टेट्राहेड्रल में जाता है लेकिन कोबाल्ट वाले जो है वो ऑक्टाहेड्रल में चले जाते हैं. तो उसका रीज़न यही है कि वहाँ पे ऑक्टाहेड्रल साइड प्रेफरेंसेस एनर्जी जब हम कोबाल्ट में निकालते हैं तो वो नेगेटिव आती है और निकल +2 के केस में वो पॉजिटिव आती है. ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास आता है काइनेटिक प्रॉपर्टी. सो काइनेटिक प्रॉपर्टी क्या है, एक्सप्लेन थ्रू CFE क्रिस्टल स्टेबलाइजेशन एक्टिवेशन एनर्जी. यहाँ पे वो बताता है कि आपका लेबाइल कब होगा, इनर्ट कब होगा. लेबाइल इन द सेंस कि अगर आपके आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में आयनिक इंटरेक्शंस होगा और आयनिक इंटरेक्शंस मीन्स वहाँ पे लेबाइल करेक्टर ज़्यादा होगा. अगर आपके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं तो उस केस में कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा और वहाँ पे आपका जो लेबाइल करेक्टर है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. डिस्टोर्शन CFT ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. डिस्टोर्शन मतलब डीजेनरेसी को रिमूव करना. D फॉर डिस्टोर्शन, D फॉर डीजेनरेसी, कि जहाँ पे भी आपको ऑर्बिटल डीजेनरेसी हो, इलेक्ट्रॉनिक डीजेनरेसी हो, आपने वहाँ पे उसको रिमूव कर देना है. दिस रिमूवल ऑफ डीजेनरेसी इज नोन एज द जोन टेलर डिस्टोर्शन. और ये होगा कहाँ पे, ये होगा जहाँ पे अनसिमेट्रिकल फिलिंग होगी T2G और EG में. अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो EG का डिस्टोर्शन T2G से ज़्यादा होगा, टेट्राहेड्रल में T2 का डिस्टोर्शन E से ज़्यादा होगा. ठीक है, चलिए सो डिस्टोर्शन को एक्सप्लेन किया था, जेड इन जेड आउट को एक्सप्लेन किया था अच्छे से कि जेड इन कब होगा, जेड आउट कब होगा. उसके लिए मैंने नंबर बताया था. अगर आपका 146 नंबर बन रहा है 146 और आगे याद रखना LH कि LH मतलब जो 4 है वो लो स्पिन है और जो आपका 6 है वो हाई स्पिन है, तो उस केस में जेड इन बनता है. 257 में जेड आउट बनता है. ठीक है, और फिर स्पेशल केस आया था D4 D7 D9. उस केसेस में हमेशा क्या बनेंगे आपके पास, जेड आउट केस बनेगा हाई स्पिन को, अगर वो हाई स्पिन में है तो. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी. थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी लाइक लेटिस एनर्जी एक्सप्लेन किया था उसने, हमने ग्राफ में डिस्कस किया था. हाइड्रेशन एनर्जी को एक्सप्लेन किया था, आयनिक रेडियाई के ट्रेंड को एक्सप्लेन किया था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के अंदर. तो ये चीज़ें भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी CFT ने. स्पाइनल और इन्वर्स स्पाइनल वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ CFT. एंड फेवरेबल ज्योमेट्री भी CFT बताता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपका कब आपका जो है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी और किस केस में आपका
आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वहाँ पे बनेगी, ठीक है। अगर आपके वीक फील्ड लिगेंड लगे हुए हैं, लार्ज एनायनिक लिगेंड है, तो वहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को फॉलो करेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है, पेयरिंग एनर्जी कम है, तो उस केस में आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस वहाँ पे बनेंगे, ठीक है। डाउन द ग्रुप आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और आप कह सकते हैं कि वहाँ पे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आपके बनते हैं, ठीक है। डीमेरिट्स की अगर हम बात करें कि क्या चीज़ें थी जो CFT एक्सप्लेन नहीं कर पाया, सो डीमेरिट्स में सबसे पहले तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरी। सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन किस तरह से आया, देखिए अगर हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखें तो ये मेन जो CFT है वो मेन पॉइंट उसका है कि वो आयनिक इंटरेक्शंस को डोमिनेंट करेक्टर बोलता है कि आपका लिगेंड और जो मेटल है उनके बीच में 100% आयनिक इंटरेक्शंस होती है, कोवलेंसी का कोई लेना देना नहीं है, ये चीज़ आपका CFT कहता है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपका कोवलेंट करेक्टर भी ओरिजिनेट होता है, तो ये अपने आप में क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन वही है कि आयनिक इंटरेक्शंस को प्रेफरेंस देता है, बट एक्चुअली में क्योंकि हमने नेफ्लॉस्टिक इफेक्ट पढ़ा है, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होता है, कोवलेंसी जनरेट हो जाती है। कोवलेंसी का मतलब क्या है कि वहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो जाता है, स्पेस ज़्यादा होने की वजह से कोवलेंट करेक्टर आ जाता है और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस कम हो जाते हैं टू गेट द मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक रेस्ट्रिक्शंस इंटरेक्शंस है वो भी अपने आप में एक ड्रॉबैक है CFT का, क्योंकि वो उसको प्योरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि अगर वहाँ पे प्रॉपर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस यानी कि आयनिक बॉन्डिंग है, तो उसको पोलर सॉल्वेंट में क्या होना चाहिए, डिसोशिएट होना चाहिए, बट आपका कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स पोलर सॉल्वेंट में डिसोशिएट नहीं हो रहा, तो ये भी क्या है, एक ड्रॉबैक है CFT का कि वो खुद ही पोस्टुलेट दे रहा है बट उन पोस्टुलेट्स को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है। चार्ज ट्रांसफर जो फेनोमेना है उसको एक्सप्लेन नहीं करता, दैट इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ CFT। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, अगर आयनिक बॉन्डिंग है तो इसका मतलब क्या है कि फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड को प्रेफरेंस पहले देना चाहिए, यानी कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उनको हमारा कहाँ होना चाहिए, उनको राइट हैंड साइड पे होना चाहिए, बट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उनको लेफ्ट हैंड साइड पे रखा हुआ है, पीछे रखा हुआ है। अगर आयनिक इंटरेक्शन है तो उनको आगे जो जाना चाहिए था, जबकि रखा उनको पीछे है, तो इसका मतलब क्या है कि खुद ही जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, ठीक है। पाईबैक बॉन्डिंग का जो फेनोमेना था, उस पाईबैक बॉन्डिंग के फेनोमेना को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि आपके जो पाई एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स है, पाई एसिड लिगेंड है, CO साइनाइड NO, तो उस केस में जो पाई बॉन्डिंग हो रही है तो वो पाई बॉन्डिंग को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एविडेंस इन फेवर ऑफ मेटल लिगेंड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कोवलेंट इंटरेक्शंस। क्या है कि कोवलेंट इंटरेक्शंस कहाँ कहाँ होंगे, देखो ESR किस तरह से बताता है कि वहाँ पे कोवलेंट इंटरेक्शंस होते हैं। देखिए, इफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट इंटरेक्ट विद अदर न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन, अगर आपके कॉम्प्लेक्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन है और वो अनपेड इलेक्ट्रॉन ना तो किसी न्यूक्लियाई के साथ बॉन्डिंग कर रहा है ना ही किसी इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, देन इट विल शो ए सिंगल एब्जॉर्प्शन पीक, तो उस केस में आपके पास सिंगल एब्जॉर्प्शन पीक आएगा। एंड इफ अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग वन अनपेड इलेक्ट्रॉन इन S state will lose its spin degeneracy in presence of magnetic field, as by absorption EMR it show only one peak. And if electron interact couple with nuclear spin, then this single line split called hyperfine splitting. और अगर ये आपका कोवलेंसी में जाता है ये इलेक्ट्रॉन, तो ये वहाँ पे हाइपरफाइन स्प्लिटिंग देगा आपका, ठीक है। मीन्स न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन कपल कर रहे हैं इन ए नंबर ऑफ D ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स शो हाइपरफाइन स्प्लिटिंग, यानी कि कोवलेंसी तो मॉलिक्यूल में है, क्योंकि अगर कोवलेंसी नहीं होती तो वहाँ पे सिंगल लाइन आती है, और अगर कोवलेंसी है तो वहाँ पे हाइपरफाइन स्प्लिटिंग हो जाती है। और बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जहाँ पे आपका स्प्लिटिंग होता है, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग होती है ESR के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल में कोवलेंसी है, प्योरली आयनिक इंटरेक्शंस नहीं है, ठीक है। जैसे आपके पास कॉम्प्लेक्स है IrCl62 नेगेटिव, तो इस केस में क्या होता है, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग होगी। नेफ्लॉस्टिक इफेक्ट वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नेफ्लॉस्टिक इफेक्ट क्या कहता है, वो भी यही कहता है कि मेटल लिगेंड के बीच में क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस को कम करने के लिए दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो जाती है, मैक्सिमम एरिया होता है और वहाँ पे कोवलेंसी आपका जनरेट हो जाता है। उसके लिए हमने सीरीज भी याद की थी कि फसल पानी यूरिया अमोनिया इथिलीन डायमीन फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड, ठीक है। मेटल के केस में भी किया था वो, उसके लिए हमने ट्रिक बनाया था, मन भी नहीं लगता, मोहेकर ओरियम कोबाल्ट प्लेटिनम, ओके। इसके लिए आप वापस से वीडियो जाके देख सकते हैं, थंबनेल पे अच्छे से लिखा हुआ है कि किस वीडियो में कौन सा टॉपिक है। उसके बाद हमें पता है कि जो हमारा बी है, बी मतलब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, वो मेटल के केस में ज़्यादा होगा, कॉम्प्लेक्स के केस में वो कम हो जाते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के केस में जो मेटल और लिगेंड आपस में इंटरेक्शंस करते हैं तो वहाँ पे लार्ज स्पेस मिलता है, और जितना ज़्यादा स्पेस मिलेगा उतनी ही कम वहाँ पे रिपल्शंस होगी, जितनी कम रिपल्शंस होगी उतना ही ज़्यादा वहाँ पे कोवलेंट करेक्टर आपका ओरिजिनेट होगा, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे बी कॉम्प्लेक्स बाय बी इन मेटल आयन, उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 रहेगा, बट हमेशा नहीं, सॉरी, उसकी वैल्यू जो होती है जनरली लेस देन 1 रहता है, लेकिन उसकी वैल्यू 1 किस केस में, फ्लोराइड के केस में उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो बीटा का वैल्यू होगा या बी का जो वैल्यू होगा वो लेस देन 1 होना चाहिए। और बीटा 1 किसके केस में होता है, बीटा 1 होता है आपका फ्लोरीड या फ्लोराइड के केस में। ओके, चलिए अब अकॉर्डिंग टू जगरसन सीरीज हमें पता है जगरसन सीरीज क्या कहता है, नेफ्लॉस्टिक इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच के। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका था, ये आईआईटी जैम और गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन था, वो हम डीपीपी में डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन क्या था। यहाँ पे क्या कहते हैं, नेफ्लॉस्टिक इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच के, इट इज ए रिलेटिव फिनोमेना लाइक बी इन मेटल आयन माइनस बी कॉम्प्लेक्स डिवाइड बाय बी इन मेटल आयन इज इक्वल टू एच के। तो दोनों को सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी मेटल आयन बाय बी मेटल आयन माइनस बी कॉम्प्लेक्स बाय बी मेटल आयन, तो ये इक्वल हो जाएगा एच के। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वी गेट 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू एच के। तो आपने ये इक्वेशन याद रखना है, 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू एच के। सो बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस एच के। वेयर एच क्या है, वो लिगेंड कैरेक्टर को दिखाएगा एंड के जो है वो मेटल कैरेक्टर को दिखाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एच किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, सो एच आपका लिगेंड के कॉरेस्पॉन्डिंग है, के आपका मेटल के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो के आपका मेटल कैरेक्टर को शो करेगा और एच जो है वो आपका लिगेंड कैरेक्टर को शो करेगा। इक्वेशन क्या है आपके पास, 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू एच के, 1 माइनस बीटा इक्वल टू एच के, 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू एच के। तो ये इक्वेशन है आपके पास, एच लिगेंड कैरेक्टर को दिखाएगा और के जो है आपका वो मेटेलिक कैरेक्टर को शो करेगा। जैसे आपके पास यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, के का वैल्यू है, लिगेंड का एच का वैल्यू दिया हुआ है, सो के और एच का वैल्यू देके वो आपसे बीटा निकलवा भी सकता है और आपसे डायरेक्ट इक्वेशन पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि एच और के किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये यहाँ पे एच और के क्या दिखाता है, बीटा की वैल्यू पूछ सकते हैं, लेस देन 1 होगा, बीटा की वैल्यू 1 किसके केस में होगी, फ्लोराइड के केस में, ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। और आपके पास यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहा है हो सकता है, नेफ्लॉस्टिक इफेक्ट हम पढ़ चुके हैं, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे आज का जो मेन टॉपिक था वो यही था कि डीमेरिट्स एंड मेरिट्स ऑफ सीएफटी क्या थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। एक्चुअली में सीएफटी हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे अगर हम बात करें तो। अब हमने जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना है दैट इज़ द एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम छोड़ रहे हैं, मतलब जितना भी मैंने किया है ड्यूरिंग माई कोचिंग तो मैं वो आपको सब करवा रही हूँ। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।